हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और एक नए प्रश्न के साथ फिर हाजिर हूं। ध्यान रखिएगा, हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है जिसमें हम लेखन शैली का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, कैसे डिमांड को समझें और कैसे उसका पूरा फ्रेम हो, उसको मैं सिखाने का प्रयास कर रही हूं। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को आंसर राइटिंग से डर लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए या जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। लेकिन तब जब आप रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को सुनोगे, रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों पे। क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यद्यपि कानूनी द्वारा मतलब न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। जिस तरीके से फंडामेंटल प्रवर्तनीय है, फंडामेंटल राइट को लागू किया जा सकता है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान की अंतरात्मा और देश के शासन के आधार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जब तक आप इस क्वेश्चन में संविधान की अंतरात्मा कैसे और देश के शासन के आधार कैसे और यहां पे आर्टिकल 37 का जिक्र हमें करना ही पड़ेगा, साथ ही पहली लाइन को भी पुष्ट करना पड़ेगा इस आंसर में। ठीक है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा और एक अच्छा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बता देंगे कि भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों की जो व्यवस्था है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की गई है। और जो डीपीएसपी है ये नागरिकों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देते हैं तथा एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्थापित करते हैं। संविधान की अंतरात्मा के रूप में ये जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये संविधान निर्माताओं द्वारा सुशासन हेतु भावी विधि निर्माताओं और प्रशासकों को प्रस्तुत की गई अनुशंसाएं हैं। मतलब क्या भाई, डीपीएसपी अनुशंसाएं हैं हमारे संविधान निर्माताओं की, किसको? जो समय समय पे देश में शासन करेंगे कि भाई आप जब भी सत्ता में आओगे तो आपको डीपीएसपी को लागू करना पड़ेगा। ये निर्देश हैं, ये अनुशंसाएं हैं कि जैसे जैसे राज्य के पास, सरकारों के पास संसाधन होंगे वो इन डीपीएसपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ध्यान रखना। अब यहां पे हमने देख लिया, साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो गैर प्रवर्तनीय है, यानी इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था। साथ ही इन पूरे के पूरे डीपीएसपी को यदि हम उसी समय फंडामेंटल राइट के समान प्रवर्तनीय बना देते तो राज्य की इतनी क्षमता भी नहीं थी कि इनको लागू कर पाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि भाई फंडामेंटल राइट को तो हम प्रवर्तनीय बना देते हैं क्योंकि कुछ तो प्राथमिक तौर पे हमें करना पड़ेगा, लेकिन डीपीएसपी को हमने भले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रवर्तनीय नहीं बनाया हो, लेकिन निर्देश दिया था सरकारों को। यानी एक लाइन में आप बता दोगे कि हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वित्तीय संसाधनों के अभाव तथा राज्य की कार्यान्वयन क्षमता के अभाव के कारण डीपीएसपी को गैर न्यायोचित बनाया गया है। अनुच्छेद 37 का जिक्र आपको जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। अनुच्छेद 37 में साफ तौर पे ये कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर प्रवर्तनीय हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत क्यों हैं? मूलभूत हैं और इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य जब भी सक्षम होगा, राज्य इन डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा, यहां से एक बार पीटी में भी क्वेश्चन बना था, पीटी 2014-15 में, कि कौन शासन में मूलभूत हैं? फंडामेंटल राइट हैं, डीपीएसपी हैं, ठीक है, प्रस्तावना है, या एक ऑप्शन और था। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 37 में शासन के मूलभूत किसे माना गया है? डीपीएसपी को माना गया है। तो ये होगी आपकी प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में आपने बेसिकली फंडामेंटल राइट के बारे में बता दिया, अंतरात्मा का एक जिक्र कर दिया,
साथ ही ये क्यों प्रवर्तनीय नहीं बनाए गए हैं इसका एक जिक्र कर दिया और आर्टिकल 37 का जिक्र कर दिया। उसके बाद हम आगे आएंगे कि भाई इन्हें क्यों कहा गया है अंतरात्मा क्यों कहा गया है। पहली बात, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि डीपीएसपी के माध्यम से प्रस्तावना के जो लक्ष्य हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्राप्त किया जा सके, उन लक्ष्यों को हम डीपीएसपी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो गई, प्रस्तावना के लक्ष्यों को डीपीएसपी के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, साथ ही फंडामेंटल राइट के पूरक हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के पूरक हैं कि जैसे जैसे डीपीएसपी को लागू करते रहेंगे तो हमारे पास भले ही संवैधानिक तौर पे नहीं, भाई संवैधानिक तौर पे तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन कानूनी तौर पे काफी संरक्षणकारी, काफी कल्याणकारी नीतियां रहेंगी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये इसके पूरक क्यों हैं? क्योंकि ये अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण करते हैं। संविधान में जो सामाजिक आर्थिक न्याय की पूर्ति की बात की गई है, उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए एक प्रकाश स्तंभ के तौर पे काम करते हैं। भाई जब भी सरकार बनेगी तो वो ये देखेगी कि क्या क्या उद्देश्य हैं जिनको हमें लोगों के कल्याण के लिए पूरा करना है। तो भाई डीपीएसपी को देखो, तो हर सरकार प्रयास करती है डीपीएसपी को लागू करने का, यानी डीपीएसपी एक प्रकाश स्तंभ के तौर पे भी काम करते हैं। सरकार के किसी भी कार्य का मूल्यांकन करने हेतु नागरिकों के लिटमस परीक्षण के रूप में काम करते हैं। यानी यदि सरकार डीपीएसपी का क्रियान्वयन करेगी, मतलब यदि सरकार कल्याणकारी स्वरूप की होगी, तभी हम अगली बार सरकार को वोट देंगे। यदि सरकार नागरिकों को अनदेखा करेगी, लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? नागरिक अगली बार वोट नहीं देंगे। यानी यदि सरकार डीपीएसपी को क्रियान्वित कर रही है, मतलब सरकार कल्याणकारी कार्य कर रही है और इसी आधार पे उसे जनमत भी हासिल होता रहेगा। इसलिए प्रत्येक सरकार ये प्रयास करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रियान्वयन कर सके डीपीएसपी का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूं, अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। देखो बार बार आपको इसी तरीके से समझना है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी संविधान की अंतरात्मा है। संविधान की अंतरात्मा पता लगा, चाहे कल्याणकारी हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, चाहे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के लिए प्रकाश स्तंभ हो, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है ना, जनता के लिए लिटमस पेपर का काम करते हो कि भाई सरकार को परखेंगे ना हम कि सरकार डीपीएसपी को लागू कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य का आधार है। तो और संविधान की अंतरात्मा क्या है? संविधान की अंतरात्मा भी तो न्याय है, बंधुत्व है ना, कल्याणकारी राज्य है। तो इस तरीके से जो डीपीएसपी है हमारे अंतरात्मा है, तो संविधान की अंतरात्मा है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है शासन के आधार माने जाते हैं, आर्टिकल 37, यानी शासन के मूलभूत हैं। अब हमें यह बताना पड़ेगा शासन में इनका महत्व निम्नलिखित कानूनों, अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि भाई शासन के मूलभूत हैं। मूलभूत का मतलब क्या? कि राज्य का कर्तव्य है, इनको लागू करेगा राज्य। राज्य का कर्तव्य है और राज्य ने जब जब राज्य के पास संसाधन हुए तो इन कर्तव्यों को, इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके पास हैं। जैसे सबसे पहला निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है आर्टिकल 39A में। तो सरकार के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, जिसके तहत निशुल्क विधिक सहायता लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल 40 में है। तो हमने 73वां 74वां संविधान संशोधन लेके आए और हमने संवैधानिक तौर पे पंचायतों का गठन किया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सपना था हमारे संविधान निर्माताओं का, उसको पूरा किया, यानी लागू किया ना। शासन में मूलभूत थे, राज्य का कर्तव्य था, तो राज्य अपने कर्तव्य निभा भी रहा है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको पुष्ट कर देंगे। जैसा हम ये कह सकते हैं कार्य तथा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 41 में। तो उसके लिए हमने क्या किया? तो भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेके आए हैं हम। इसके साथ ही वृद्धावस्था, विकलांगता पेंशन की व्यवस्था की है।
जैसे जब आप डीपीएसपी को डिटेल से पढ़ोगे तो आर्टिकल 41 में यह लिखा गया है कि काम का, शिक्षा का और लोक सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी है ना राज्य की। तो किसको लोक सहायता? तो बेकार यानी बेरोजगारों को, बीमार, वृद्धों और निशक्त जो दिव्यांग है उनको। तो अलग अलग हम जो वृद्धावस्था, जो दिव्यांगता, जो पेंशन है वो दे रहे हैं, तो वो हम आर्टिकल 41 का ही तो क्रियान्वयन कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 11 सितंबर से नया P2I बैच शुरू होने वाला है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की तैयारी यदि आप एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन में डेडिकेटेड तरीके से 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व रख के बेहतर दिशा में जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। बैच में जुड़ने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आपको एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। ये मेरा कोड है। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 साल की वैलिडिटी है, कितनी भी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप किसी बैच से जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है। LD Live कोड याद रखिएगा। आगे और क्या किया गया राज्य के द्वारा? बात की गई थी प्रारंभिक शेषवावस्था की देखरेख, है ना, आर्टिकल 45 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हम लेके आए, हमने शिक्षा का अधिकार दिया, क्योंकि आर्टिकल 45 में पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात थी, तो हम उसे कहां ले गए? आर्टिकल 21A के तहत हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। तो क्रियान्वयन कर रहा है ना राज्य। पिछड़े वर्गों के हितों की अभिवृद्धि की बात है आर्टिकल 46 में, तो सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से, मतलब आरक्षण दे रहे हैं हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया है, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये क्या है? आर्टिकल 46 का क्रियान्वयन ही तो है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण की बात है आर्टिकल 50 में, तो हमने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और भी दुनिया भर के प्रयास, मतलब आप जब डीपीएसपी पढ़ोगे तो डिटेल में देखोगे जितनी भी योजनाएं, मैक्सिमम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को पूरा करने का एक आधार प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। बाद में हम ये बोल सकते हैं कि न्यायपालिका ने कुछ मौलिक अधिकारों पर, यानी आर्टिकल 14 पे, 19 पे और 31 पे, 31 तो अब खत्म ही हो गया, आर्टिकल 39BC को वरीयता दी। आर्टिकल 39BC क्या कहते हैं? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39B कहता है देश के संसाधनों का प्रयोग देश हित में होना चाहिए। आर्टिकल 39C कहता है कि धन के संकेंद्रीकरण पर रोक होनी चाहिए। तो भाई इस तरीके के हमने डीपीएसपी को वरीयता दी है। हालांकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित होते हैं, बाद में हम कहेंगे कि गैर न्यायोचित हैं। एक व्यक्ति डीपीएसपी के किसी आर्टिकल को लेके कोर्ट नहीं जा सकता कि हमको ये मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी गारंटी नहीं है, जैसी गारंटी फंडामेंटल राइट की है। लेकिन भले ही ये गैर न्यायोचित हैं, लेकिन लोकप्रिय मत पर निर्भर हैं। यानी सरकार नीति निर्माण के दौरान डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि यदि सरकार डीपीएसपी की उपेक्षा करेगी तो फिर क्या होगा भाई? सरकार मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है और जागरूक लोकमत ही। अब यहां पे 2 चीजें और ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट का खेल है। एक तो सरकार नीति निर्माण के दौरान डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं कर सकती। क्यों उपेक्षा नहीं कर सकती? क्योंकि मतदाताओं के प्रति वो उत्तरदायी है। यानी सरकार भी प्रयास कर रही है डीपीएसपी को लागू करने का, लेकिन लोकमत को भी जागरूक रहना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी सरकारों से कि डीपीएसपी को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जागरूक लोकमत ही इन सिद्धांतों को पूर्ण करने की कुंजी है। यदि लोग डिमांड करेंगे सरकार से और विस्तृत तौर पे डीपीएसपी को लागू करने की, तो सरकारों को वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकमत की अनदेखी एक डेमोक्रेसी में सरकार नहीं कर सकती है। मतलब भले ही गैर न्यायोचित हैं, लेकिन सरकार अपनी नीति निर्माण में इन डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार मतदाताओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। और यदि जागरूक लोकमत है तो फिर
सारे के सारे डीपीएसपी को लागू करने का आधार प्रदान करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो अब, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व कानूनी रूप से भले ही परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पता लग गया। और देश के शासन के मूलभूत हैं। सिर्फ आर्टिकल 37 बता के आपको कुछ एग्जाम्पल बता देने हैं कि सरकारों के लिए निर्देश हैं और सरकारों ने समय समय पे इन्हें लागू करने का प्रयास किया है। आप इसमें से 4-5 जो भी आपको एग्जाम्पल अच्छे लगे, जितना भी स्कोप हो आप इतना लिख सकते हो और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे सकते हो कि ये भले ही गैर परिवर्तनीय है, लेकिन हम इन्हें कम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। ये फंडामेंटल राइट के पूरक है। भले ही न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता, लेकिन जनमत इनको लागू करने के लिए सरकार को प्रेशराइज कर सकता है, क्योंकि सरकार जनमत की, बेसिकली लोकतंत्र में सरकार जनमत की अनदेखी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेहतर कंक्लूजन आप दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितनी पुरानी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है तो 11 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। एलडी लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 29,999 में पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों की समग्र तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। एलडी लाइव कोड याद रखिएगा। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भाई करना आपका कर्तव्य है। यदि आप लोगों के लिए यूट्यूब पे इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा कर्तव्य आपको भी निभाना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कर दो धमाके से, ठीक है। इसके साथ यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं। और आंसर राइटिंग डेल, जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया तो ये नहीं है कि सुन के बैठ गए, भूल जाओगे भाई। क्वेश्चन को लिखो, उसकी ड्राफ्टिंग करो, खुद लिखने का प्रयास करो। और ये अभ्यास केवल आज ही नहीं, डेली करो, क्योंकि बच्चे बिना आंसर राइटिंग के यूपीएससी पास करना नामुमकिन है। इस बात को समझ लो। हिंदी माध्यम का बच्चा इसी बात पे मार खाता है और फिर वो असफल हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही समस्या है। तो आंसर राइटिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि डर ही खत्म हो जाए। और उस जर्नी में हम लोग तो आप लोगों के साथ हैं ही, ठीक है। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।